कहानी की शुरुआत होती है एक कबीले से जो जंगल को बहुत अच्छी तरह जानता है। ये लोग आज भी पुराने रिवाजों और तरीकों से जीते हैं। शिकार के लिए ये लोग जंगल में पहले से फंदे लगा कर रखते हैं और उन फंदों की जगह सिर्फ इन्हीं कबीले के लोगों को पता होती है। इस कबीले का नेता फ्लिंट स्काई होता है। उसके साथ उसका बेटा जगुआर पॉ भी होता है। तभी एक जंगली सुअर भागते भागते एक फंदे से टकरा जाता है और अगले ही पल कांटों से भरी भारी लकड़ी उसके शरीर के आर पार हो जाती है। शिकार यहीं खत्म हो जाता है और कबीले के लोग खुश हो जाते हैं। शिकार पूरा होने के बाद कबीले के लोग वहीं बैठकर उस जानवर को काटते हैं। फिर शिकार को सभी के बीच बांटा जाता है। उसके के बाद सब लोग अपने गांव की ओर लौटते हैं। रास्ते में उन्हें दूसरे कबीले के लोग मिलते हैं। ये लोग बहुत कमजोर और भूखे लग रहे थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि उन्हें इस इलाके से होकर जाने दिया जाए। जगुआर पॉ उनसे पूछता है कि उनके साथ क्या हुआ। वो बताते हैं कि उनका पूरा गांव नष्ट कर दिया गया है। जगुआर पॉ और सवाल पूछना चाहता है, लेकिन फ्लिंट स्काई उसे रोक देता है। वो उन कबीले वालों को जाने देता है। जगुआर पॉ उन्हें जाते हुए देखता रहता है। वो अंदर से बहुत परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद सब लोग अपने गांव पहुंचते हैं। फ्लिंट स्काई जगुआर पॉ को समझाता है। वो कहता है कि डर सबसे बड़ी बीमारी है। अगर डर दिल में बैठ जाए तो इंसान टूट जाता है। वो कहता है कि कल इस बारे में सोचेंगे कि क्या करना है, लेकिन अभी डरने की जरूरत नहीं है। गांव में फिर से खुशी का माहौल बन जाता है। सब लोग अपने काम में लग जाते हैं। जगुआर पॉ अपनी पत्नी सेवन के पास जाता है। वो उसके साथ समय बिताता है। रात हो जाती है। सब लोग आग के चारों ओर बैठते हैं। एक बुजुर्ग उन्हें कहानी सुनाता है। उसके बाद सब लोग नाचते हैं और खुशी मनाते हैं। गांव में शांति होती है। किसी को अंदाजा नहीं होता कि अगली सुबह क्या होने वाला है। अगली सुबह सब कुछ बदल जाता है। जब पूरा गांव सो रहा होता है, तभी मायन योद्धाओं का एक दल चुपके से आ जाता है। वो गांव को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सोते हुए लोगों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमला ज्यादा देर छुपा नहीं रहता। जल्द ही गांव में अफरा तफरी मच जाती है। लोग भागने लगते हैं। कुछ लोग लड़ने की कोशिश करते हैं। जगुआर पॉ अपनी पत्नी और बच्चे को बचाता है। वो उन्हें पास में बने एक गहरे गड्ढे में ले जाता है। गड्ढा बहुत गहरा होता है। वो अपनी पत्नी और बच्चे को उसमें उतार देता है। पीछे पूरा गांव जल रहा था। इसी दौरान एक योद्धा जगुआर पॉ पर हमला करता है। वो अपनी पत्नी को बचाते हुए उससे लड़ता है। पत्नी और बच्चे को सुरक्षित करने के बाद जगुआर उनसे कहता है कि वो वहीं इंतजार करें। इसके बाद जगुआर पॉ वापस गांव की ओर दौड़ता है, लेकिन गांव अब पूरी तरह तबाह हो चुका था। झोपड़ियां जल चुकी थी। कुछ लोग मारे जा चुके थे। कई लोगों को रस्सियों से बांध लिया गया था। वो देखता है कि उसका पिता फ्लिंट स्काई मिडल आई नाम के योद्धा से लड़ रहा है। जगुआर मदद के लिए आगे बढ़ता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है। ऐसा लगता है कि जगुआर जीत जाएगा, लेकिन तभी मायन योद्धाओं का नेता जीरो वुल्फ आ जाता है। वो जगुआर को जमीन पर पटक देता है। मिडल आई गुस्से में आ जाता है। वो वहीं जगुआर को मारना चाहता है, लेकिन जीरो वुल्फ उसे रोक देता है। इसके बाद मिडल आई जगुआर पॉ के सामने ही उसके पिता फ्लिंट स्काई को मार देता है। ये देखकर जगुआर अंदर से टूट जाता है। फ्लिंट स्काई की मौत के बाद पूरा कबीला कैदी बन जाता है। सबके हाथ बांध दिए जाते हैं। जगुआर पॉ पीछे मुड़कर उस गड्ढे की ओर देखता है जहां उसने अपनी पत्नी सेवन और बच्चे को छुपाया था। अभी तक किसी ने उन्हें नहीं देखा था, लेकिन अब वो जा रहा है। सेवन के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। योद्धा सभी कैदियों को जंगल के रास्ते आगे ले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक और कबीले के लोग मिलते हैं। ये भी कैदी होते हैं। जगुआर पॉ उन्हें पहचान लेता है। वो वही लोग थे जो एक दिन पहले भटके हुए उन्हें मिले थे। अब उसे समझ आ जाता है कि उनके गांव के साथ क्या हुआ था। कैदियों का ये सफर बहुत कठिन होता है। हाथ बंधे होते हैं। सब लोग रस्सी से जुड़े होते हैं। उन्हें कई दिनों तक जंगल में चलना पड़ता है। एक जगह पहाड़ के किनारे चलते समय कुछ कैदी फिसलने लगते हैं। लगभग सब नीचे गिरने ही वाले होते हैं। मिडल आई उन्हें उकसाता है। वो मजाक उड़ाता है जैसे ये सब उसके लिए एक खेल हो। किसी तरह जगुआर पॉ की मदद से वो खुद को बचा लेते हैं, लेकिन फिर भी मिडल आई सबसे कमजोर आदमी को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। गड्ढे में सेवन इंतजार कर रही होती है। उसे अब लगने लगता है कि शायद जगुआर कभी वापस नहीं आएगा। जैसे जैसे कैदी आगे बढ़ते हैं, वो बड़े बड़े खुले मैदान देखते हैं जहां बहुत बड़े पेड़ काटे जा रहे थे। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। फिर वो एक उजाड़ जगह पर पहुंचते हैं। वहां एक छोटी बच्ची अपनी मरी हुई मां को पकड़े होती है।
योद्धा कहते हैं कि वो बीमार है, सबको उससे दूर रहना चाहिए। बच्ची कहती है कि उनका अंत पास है और उन्हें काले आसमान से डरना चाहिए और उस आदमी से भी जो जगुआर के साथ दौड़ता है। ये बातें सुनकर सभी योद्धा डर जाते हैं। इसके बाद वो मायन शहर पहुंचते हैं। ये जगह कैदियों के लिए किसी और ही दुनिया जैसी होती है। बड़ी इमारतें, हजारों लोग, हर तरफ भीड़। लेकिन ये शहर बीमार होता है, लोगों में बीमारी फैली होती है। ये समाज धीरे धीरे मर रहा था। कैदियों को नीले रंग से रंग दिया जाता है। जब वो दीवारों पर बनी तस्वीरें देखते हैं तो उन्हें बलि के दृश्य दिखते हैं। नीले रंग के लोगों की बेरहमी से बलि दी जाती है। मिडल आय हंसता है और इशारा करता है कि अगली बारी उनकी है। इसके बाद उन्हें लाल रंग के बड़े बड़े पिरामिडों के पास ले जाया जाता है। हजारों लोग नाच रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। ऊपर एक बलि दी जाती है। एक बिना सिर का शरीर सीढ़ियों से नीचे गिरता है। अब कैदियों को पिरामिड के ऊपर ले जाया जाता है। मुख्य पुजारी बोलता है कि शहर पर बीमारी आई है, भगवान को खुश करने के लिए बलि जरूरी है। पहली बलि दी जाती है। एक आदमी को जिंदा चीर दिया जाता है, उसका सिर काट दिया जाता है। फिर दूसरी बलि होती है। अब जगुआर पॉ की बारी आती है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी सूर्य ग्रहण हो जाता है। लोग डर जाते हैं। पुजारी कहता है कि भगवान खुश हो गए हैं। इस तरह जगुआर पॉ की जान बच जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।